नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 12th आरओ से चैप्टर नंबर 6। आज है महत्वपूर्ण कविता उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और आधुनिक काल की ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकृति से संबंधित है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। और शमशेर सिंह जो हैं वो बिंब धर्मी कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग करके नया प्रतिमान स्थापित किया है। और इसी कारण इस कवि को साहित्य अकादमी व कबीर सम्मान जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। चलिए इस कवि की थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं कि ये एक शेर व शायर भी लिखने वाले कवि थे। कहें कि ये शायरी लिखते थे और उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषणों से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं और अव्ययों और मुहावरों का दिया इन्होंने। और उन्होंने खुद ही कुछ अच्छे शेर कहे हैं। इनका प्रमुख शेर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ये शमशेर बहादुर सिंह और ये इनका प्रमुख शेर या कहें इनकी प्रमुख शायरी। चलिए इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता दूं। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को देहरादून में। और शमशेर सिंह नई कविता के समर्थकों में इनकी एक अलग छवि है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और फिर उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। बाद में इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाब में कार्य किया और 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं, इस काव्य संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कबीर सम्मान भी इनको मिला। और 1993 में अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संपादन, जो उर्दू हिंदी कोश है, निबंध है, संग्रह दोआब और कहानी है, निबंध है, दोआब और कहानी है प्लाट का मोर्चा। और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। इनकी कविताओं की जो विशेषता है वह क्या है कि वह वैचारिक रूप से प्रगतिशील, शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंब धर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंब धर्मिता शब्दों के माध्यम से रंग, रेखा एवं सूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। इनकी भाषा शैली क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसको हम सामान्यतः अच्छे से खुद समझ जाते हैं, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसी को हम खड़ी बोली कहते हैं। तो खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं और मुहावरों को दिया है। और इनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल खड़ा होता है। तो आज की जो कविता है उषा, इसका सार क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, फिर हम इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। कवि क्या कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। तो सूरज जब निकलता है उससे पहले सुबह सुबह का जो एकदम जल्दी ही सुबह का समय आपने कभी देखा हो तो देखना कि उस समय गहरे नीले रंग का होता है आसमान। और आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने वाली लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल्क को किसी ने धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। मतलब आकाश है सुबह सुबह एकदम जल्दी की सुबह 5-6 बजे का टाइम जो होता है उसमें आसमान का रंग एकदम नीला दिखाई देता है। और फिर जो सूरज की लालिमा है वो जब सूर्य निकलता है उस समय तो सूर्य की जो लालिमा होती है वो उस नीले आकाश पे ऐसे दिखाई देती है जैसे किसी ने लाल मिट्टी उसके ऊपर मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती पर शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का ये जादुई प्रभाव समाप्त होता है और जब सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे आसमान का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है, तो ये जादुई प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। चलिए एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ
राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो भोर मतलब सुबह का समय होता है, प्रातः भी सुबह का समय होता है, नभ मतलब आसमान होता है। और और क्या दिया है, राख से लिपा हुआ। राख तो आप जानते ही हैं, और चौका भी आप जानते ही हैं, गांव में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि प्रातःकालीन वातावरण का चित्र करते हुए कवि बताते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग ऐसे लगता है जैसे नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया हो, मानो नीला शंख दिखाई दे रहा हो। तो आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे नीले शंख के समान एकदम गहरा नीला हो गया हो, और शंख की तरह नीला निर्मल एवं मनोरम बन गया हो। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई, और आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। तो प्रातः नभ का बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो सुबह का समय, प्रातः काल के समय में आसमान ऐसा दिखाई देता है जैसे गहरे नीले रंग का, शंख का रंग जो नीला होता है वैसा ही आसमान का रंग एकदम नीला दिखाई देता है। और फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई, और आसमान के वातावरण में कुछ नमी सी दिखाई देने लगी। राख से लिपा हुआ चौका। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ चौका है, जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हो, अभी गीला पड़ा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सुबह का समय जब आकाश में सूर्य उदय नहीं होता है, उससे पहले का जो समय है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे नीले रंग का शंख होता है, जो शंख का गहरा नीला रंग होता है, वैसे ही आसमान का गहरा नीला रंग दिखाई देता है। और उस समय फिर मतलब सुबह हो जाती है तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर जाती है, और आसमान के वातावरण में कुछ नमी सी आ जाती है। तो उससे कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लिपा हुआ चौका है, लेकिन अभी अभी लिपा है, इस कारण वह गिल्ला सा दिखाई देता है। समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सील मतलब जो पत्थर होता है ना, जिस पर हम मसाला पीसते हैं, आपको पता होगा, पत्थर को ही सील कहते हैं। और केसर मतलब विशेष एक फूल होता है, और मल देना मतलब लगा देना, लपेट देना। तो बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। तो कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी हल्की लालिमा की जो रोशनी फैलती है, तो उससे ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया हो। क्योंकि आसमान का रंग तो आपको पहले ही बताया कि गहरा नीला दिखाई देता है, और उस समय जब सूर्य निकलता है नीचे से, तो ऐसा दूर से जब सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, तो सूर्य की जो रोशनी फैलती है वो इस तरह से फैलती है कि जैसे लाल केसर से उस नीले चौके को धो रही हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, अंधेरी काली स्लेट के समान वह सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लगती है। तो आसमान को यहाँ पर स्लेट बताया गया है, और सूर्य की किरणों को यहाँ पर लाल खड़िया से युक्त चौक बताई गई है। तो यहाँ पर बच्चों ये है, मतलब उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो गोर मतलब गोरी, और झिलमिल मतलब एकदम छलकती हुई, मचलती हुई, देह मतलब शरीर, और जादू मतलब आकर्षण, प्रभाव, और उषा मतलब सुबह का समय, प्रातःकाल का समय, सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना। तो कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर चित्रण किया है, और वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे,
और उस समय सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो और धीमी हवा या नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तन होते हैं और उस समय का वातावरण एकदम सुहावना होता है कि प्रातः जब नील वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो, अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई दिखाई देती हैं और सूर्य का जो श्वेत बिंब होता है वह भी हिलता हुआ दिखाई देता है। और कुछ समय बाद जब सूर्य उदित होता है मतलब और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जब कुछ समय बाद जब सूर्य निकलता है बाहर तब उषा काल के पल पल बदलते रंगों का और प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है और सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है। समझ गए बच्चों कि सुबह जब सूर्य से पहले आकाश में अनेक परिवर्तन होते हैं और जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देती है, मतलब नीला है आकाश और उसमें जब सूर्य निकलता है सफ़ेद रंग का, तो क्या लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। नीले जल में कोई सुंदरी बैठी है और जैसे वो एकदम चमक रही है। कैसे? सूर्य को यहाँ पर किसका प्रतिमान बताया? सुंदरी का। अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई लगती हैं और जब सूर्य निकल जाता है तो ये सारा जादू, ये सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता उषा का हम बखूबी वर्णन कर चुके हैं और भावार्थ एक एक पंक्ति का अर्थ हम समझ चुके हैं। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे और ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि ये कविता बहुत ही आसान और छोटी सी कविता थी। तो आशा रखती हूँ कि आपने अच्छे से समझी होगी वीडियो के माध्यम से। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो अवश्य पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवन चित्रण है? पुष्टि कीजिए। तो जिस तरह से हमने वर्णन किया वीडियो में, उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि किसी गांव का सुंदर जीता जागता जीवन चित्रण जैसे हमारे सामने आंखों के सामने सब घटित हो रहा है, ऐसा लग रहा था। तो ये आपको स्पष्ट करना है कि ऐसा कैसे लग रहा था। चलिए उत्तर के माध्यम से देखते हैं। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले संग की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। कवि दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। तो जो जो उपमा दी गई है, जिन जिन चीज़ों से आसमान और सूर्य की तुलना की गई है, वो सब गांव में ये सारे उपकरण मौजूद होते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं ये कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है। समझ में आया बच्चों कि इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हो आप। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर है, कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख के लिए लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार नीला चौका मटमैला हो और साफ होता है, उसी तरह
सुबह का आकाश भी वैसा ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? बच्चों, जब सूर्य आ जाता है, सुबह सुबह निकल जाता है, और उससे पहले का जो वर्णन होता है वो कवि ने किस किस तरह से सुंदरता से युक्त वर्णन किया है। कभी शंख के समान आकाश को नीला बताया है, कभी चौक मतलब खड़िया रंग से चौक से जैसे ये जो किरणें हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चौक से लिपा हुआ है। लाल रंग का जो रंग है उससे लिपा हुआ है, उसका बिखरा हुआ रंग दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है वो सारे रंग समाप्त हो जाते हैं। चलिए उत्तर में क्या है देख लेते हैं। कवि ने नए नए उपमानों से द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक हैं। कवि ने इनका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही ये जादू टूट जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि भाव सौंदर्य क्या होता है। चलिए इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देखते हैं। पंक्तियाँ क्या है? बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो इसका उत्तर है, कवि कहता है कि जिस प्रकार ज़्यादा काली सिर अर्थात पत्थर का, यहाँ काली सिर नहीं आएगा बच्चों, काली सिल आएगा। सिल मतलब पत्थर। तो जिस प्रकार ज़्यादा काली सिल अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डालने से वह धुल जाती है अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, और ठीक उसी प्रकार काली सिल को किरण रूपी केसर धो देता है अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। प्रश्न नंबर 5, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय के ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो पहले का प्राकृतिक दृश्य तो बहुत मनोहर है और सुंदर है। देखते हैं उत्तर में क्या है। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिपा गया हो तथा वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता। प्रश्न नंबर 6, बच्चों सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आपको आसानी से इनके उत्तर बताने से पहले आ जाने चाहिए अगर आपने कविता अच्छे से सुनी है, पढ़ी है तो। चलिए प्रश्न नंबर 6, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर है, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसे मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उषा कविता के आधार पर बताइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो कवि ने बताया ना कि सूर्योदय से पहले पल पल परिवर्तन होता है प्रकृति का, तो वही इस उत्तर में आएगा कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख के लिपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एक दो बार सुनिएगा, अच्छे से आ जाएगा आपको। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। उत्तर है, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। ये उषा का जादू है। नीले आकाश का संग सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मलना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाना, ये सभी दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। और सूर्योदय होने के साथ ये सारे दृश्य, सारे जादू खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने,
प्रश्न क्या है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलती हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या है, कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है। प्रश्न नंबर 10, भार के नभ को, भार नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा भोर के नभ को। भोर मतलब सुबह और नभ मतलब आसमान। तो सुबह के का जो आसमान होता है, राख से लिपा गीला चौका, वो कैसा लगता है, राख से लिपा हुआ और गीला चौका लगता है। तो भोर के नभ को राख से लिपे गीले चौके की संज्ञा दी गई है, क्यों, प्रश्न ये पूछना चाहता है। तो उत्तर है, कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है और दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है क्योंकि सुबह सुबह के समय में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। तो उत्तर है पवित्रता। तो पवित्रता से संबंधित पंक्ति कौन सी है, राख से लिपा हुआ चौका, क्योंकि राख से गांव के जो चौके लिपे जाते हैं उसके बाद वो एकदम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और साफ दिखाई देते हैं। वैसे ही आसमान भी, सुबह सुबह का आसमान एकदम साफ दिखाई देता है। निर्मलता, बहुत काली सिल जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हो। और उज्ज्वलता, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो ये पंक्तियां इन शब्दों से संबंधित हैं। पवित्रता से क्या संबंधित है, राख से लिपा हुआ चौका। निर्मलता से क्या संबंधित है, बहुत काली सिल जरा से केसर से जैसे धुल गई हो। और उज्ज्वलता से, जैसे नीले जल में आसमान कैसा दिखाई देता है, जैसे नीले जल में सूर्य जो निकलता है उसको एक युवती, सुंदर युवती का परिचय बताते हुए, उसकी उपमा देते हुए कि नीले जल में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो तीनों शब्दों के लिए ये पंक्तियां अलग अलग पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 12, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। तो कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है। प्रश्न नंबर 13, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। उत्तर है, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ मतलब आकाश, आसमान की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, किससे तुलना की है भोर के नभ की। एक तो राख से लिपे हुए चौके से की है, क्योंकि इस समय आकाश नम और धुंधला होता है, वैसे ही राख का लिपा हुआ चौका भी दिखाई देता है और इसका रंग राख के लिपे चूल्हे जैसा मटमैला हो जाता है। और जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी साफ और निर्मल हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई। ये वही प्रश्न है बच्चों, सेम प्रश्न है। उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की है। और जिस तरह से गीला चौका जो नम होता है, वैसे आसमान भी सुबह सुबह एकदम नम होता है, नमी रहती है उसमें, और बाद में गीला चौका सूख जाता है तो साफ दिखाई देता है, तो आसमान भी एकदम बाद में साफ स्वच्छ दिखाई देता है। इस पोएम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज करने से आपकी तैयारी, आपका रिवीजन और फास्ट हो पाएगा। और इससे पहले हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना पर डिस्कशन किया था। आपको बताना है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का नाम क्या था। चलिए उषा कविता
के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको हम देखने वाले हैं। उससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी, रिवीजन फास्ट हो पाएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सीबीएसई से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी तैयारी बेहतर हो पाए। आशा रखती हूं कि इन वीडियो से आपके रिवीजन में ज़्यादा आपको मदद मिल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उषा कविता किसकी रचना है? तो निराला, पंत, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। तो उषा जो कविता है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रभात, मध्याह्न, संध्या, रात्रि। तो सुबह का समय होता है, जब सूर्य निकल रहा होता है वही समय होता है, इसलिए बोलेंगे प्रभात। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? केसर, सिंदूर, झील, शंख। तो प्रातःकालीन जो नीला आकाश है वो शंख के समान बताया गया है। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? तो भोर के तारे को, भोर मतलब सुबह, भोर के नभ को, भोर की वायु को, भोर की किरण को। यहाँ लिपा हुआ गीला चौका भोर के नभ को आना चाहिए, जो कि गलत दिया हुआ है बच्चों। भोर के तारे को नहीं आएगा, भोर के नभ को आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लाल केसर से धुली हुई काली सील क्या है? तो काली सील यहाँ पर आकाश है। उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है? चंद्रमा, कवि के, सूर्य के, भोर के तारे के। तो सूर्य के। तो सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? परंपरा, पुरातनता, पवित्रता, आस्था। तो पवित्रता को व्यक्त करता है। बहुत नीला राख जैसे में अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार आएगा, क्योंकि जो राख से लिपा हुआ चौका है उसको उपमा दी गई है, मतलब आकाश से उसकी तुलना की गई है। तो जहाँ पर तुलना का भाव हो वहाँ पे उपमा अलंकार आएगा। लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने स्लेट पर। तो स्लेट क्या है इसमें? तो इसमें स्लेट है धरती। सूर्य, तारे, आकाश, धरती। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नील जल में किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, कौन सा भाव है? तो सुगंध का, निर्मलता का, उज्ज्वलता का, तरलता का। इसमें आएगा उज्ज्वलता का। अगला प्रश्न है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो में भाव है? निर्मलता का, उज्ज्वलता का, सहजता का, सरलता का। तो इसमें भाव है सहजता का। बहुत काली सील किस लाल से धुली हुई लगती है? तो यहाँ पर केसर से धुली हुई लगती है। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किस जैसा प्रतीत हो रहा है? सिंदूर के समान, शंख जैसा, गौरवर्णीय सुंदरी जैसा, झील के समान। तो गौरवर्णीय सुंदरी जैसा लग रहा है। सूर्य जो है वह आकाश में गौरवर्णीय सुंदरी जैसा लगता है। प्रातः आकाश का रंग कैसा था? नीला, काला, सुनहरा, लाल। तो प्रातःकालीन जो आकाश का रंग होता है वह नीला होता है। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? छाया चित्र, तेल चित्र, शब्द चित्र, रेखा चित्र। तो शब्द चित्र, शब्दों के माध्यम से मतलब उषा का चित्र बनाया गया है। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? जैसे ही सूर्य उदय होता है उषा का जादू टूट जाता है। तो इसमें सही उत्तर आएगा सूर्योदय। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया है? उषा कविता में राख से चौका लिपा हुआ बताया गया है। बच्चों जितने भी एमसीक्यूज हो रहे हैं मैं चाहती हूँ कि उससे पहले जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो हैं वो आप एक बार ज़रूर देख लें, ताकि ये एमसीक्यूज आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे और बेहतर तरीके से आप इनको समझ पाएंगे। अगर आपने पोइम नहीं पढ़ी होगी, अच्छे से समझी नहीं होगी, तो एमसीक्यूज एक तरह से रटने वाला काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न कोई भी पंक्ति से उठाकर पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है और उसके लिए आपको वीडियो देख लेना है। तो उससे आप और बेहतर समझ पाएंगे और एमसीक्यूज को भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे।
तो चलिए अगला प्रश्न है, उषा कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है। तो गोबर, मिट्टी, राख, लाल खड़िया। तो जो चौका है वो राख से लिपा हुआ है। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चौक मलने की बात कही गई है। तो लाल रंग की बताई है। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है, चौका। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। उषा कविता में बहुत काली सिल की किससे धुलने की बात कही गई है, लाल केसर से। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे एमसीक्यूज। वीडियो को एक दो बार आप फास्ट करके भी देख सकते हैं, आपका रिवीजन और अच्छा हो पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।